नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में जानते हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी एक भाषा है और व्याकरण उसकी व्याख्या करने वाला है। इसकी परिभाषा, हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हिंदी को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए। व्याकरण जो है हिंदी को किस प्रकार से शुद्ध तौर पर पढ़ना है, लिखना है और उसे किस तरीक़ा से बोलना है, इन चीज़ों की व्याख्या व्याकरण करता है। जैसे कि लिखने के लिए हुआ तो हमें या को कैसे लिखना है, घ को कैसे लिखना है, जो स्वर होती है उसकी मात्राएं हैं उसे किस प्रकार लगानी है, उसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, ये सारा चीज हमें व्याकरण सिखाता है। हिंदी व्याकरण में कई सारे अलग अलग भाग हैं। हिंदी व्याकरण सबसे पहले इसका छोटी अवस्था होता है स्वर और व्यंजन। व्यंजन स्वरों के योग से मिलकर के बना होता है, जबकि स्वर स्वतंत्र अवस्था होती है जिसे और छोटे टुकड़ों पर विभाजित नहीं किया जा सकता। भाषा की प्रकृति, ये जो भाषा है, भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। कोई एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति सागर को रोक नहीं सकता, क्योंकि सागर एक बहुत बड़ा महासागर की तरह क्षेत्र है। इसी प्रकार भाषा भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसे एक व्यक्ति, 10 व्यक्ति या 20 व्यक्ति रोक नहीं सकता। वह सागर की तरह हमेशा चलती बहती रहती है, अर्थात वह कभी भी एक जगह पर ठहरने वाली चीज नहीं है। भाषा की अपनी एक गुण होती है या स्वभाव होती है जिसे उसकी प्रकृति कहते हैं, उसकी नेचर कहते हैं, उसकी विशेषता, गुण या उसकी जो विशेषता है। हिंदी की कई सारी विशेषताएं हैं। हिंदी को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। हिंदी में किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी अक्षर के लिए हमें 2 अक्षरों का योग नहीं करना पड़ता। जैसे कि अंग्रेजी में न है, ये न के लिए भी प्रयुक्त होता है और ड़ के लिए भी प्रयुक्त होता है, परंतु हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में न के लिए सिर्फ न और ड़ के लिए र। तो इसकी जो स्वभाव है, इसकी जो प्रकृति है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कहाँ से हुई, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाणिकता तो नहीं है, परंतु हमारे हिंदी ज्ञाताओं ने संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी मानी है। आज के क्षेत्र में संस्कृत भारत के सभी राज्यों में नहीं बोली जाती, परंतु संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। सबसे पहले संस्कृत देव भाषा थी। देव मतलब देवतागण अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे देव भाषा कहा जाता था। उसके बाद में हमारे भारत जो है बहुत बड़ा क्षेत्र था। भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये सारा चीज़ भारत में ही समाहित था। उस समय आर्य लोग भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश किए। वो लोग जब आए तो वो लोग भी अपनी भाषा के तौर पर संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। संस्कृत के जो इतिहास है वो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। 3500 वर्ष से पुराना भी हमारे पास समय था, परंतु उस समय का हमारे पास किसी भी प्रकार से कोई प्रमाणिकता नहीं है। हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो 3500 वर्ष पुरानी को ही लेते हैं, जिसे ऐतिहासिक काल, और जिसे नहीं जानते उसे प्राग ऐतिहासिक काल के तौर पर कहा जाता है। इसका इतिहास इस प्रकार है, जिस तरह हमारे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया या 3 स्तरों पर बांटा गया है, उसी प्रकार इस भाषा के जो लेवल है उसे 3 स्तरों पर बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मतलब बहुत पुरानी, जो BC 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और ईस्वी, इंग्लिश में उसे हम या इतिहास में AD या BC के तौर पर कहते हैं।
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक अभी भी हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अकेले भारत में लगभग 600 भाषाएं बोली जाती है। पूरे विश्व में लगभग 2000 से भी ज़्यादा भाषाएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि है जो लगभग 1000 भाषाओं को बोल लेता है और समझ लेता है। परंतु हम आमतौर पर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति में एक छत्तीसगढ़ी भाषा चलता है, एक हिंदी चलता है, अंग्रेजी भी और संस्कृत। इस प्रकार हमारे परिक्षेत्र में जैसे शासकीय स्कूलों में चारों भाषाएं चलती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और हिंदी के कुछ पाठों में छत्तीसगढ़ी को भी समाहित किया जाता है। इस प्रकार यदि अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाए तो हम लगभग इन चारों भाषाओं को सीख सकते हैं और अपने दैनिक जीवन पर अपने भावों को प्रकट करने के लिए अपने भाषाओं पर प्रयोग कर सकते हैं।